प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब कोरोना के समय अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले को जागरूक कर रहे होंगे और मास्क के लिए मोटिवेट कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंस के लिए मोटिवेट कर रहे होंगे, साथ साथ में वैक्सीन के लिए, क्योंकि आज पूरी मानवता पर बड़ा संकट है और हम सबका इसमें दायित्व है कि हम सरकार या हेल्थ एडवाइजरी की तरफ से जो भी कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, हम उनका पालन करें। धन्यवाद। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो नाजीवाद पर होगा। नाजीवाद जो कि जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद जो है वो हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हमने किया, उसकी समाप्ति के पश्चात जब वर्साई की संधि हम कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा विद्यार्थियों कि जर्मनी में जो राजतंत्र प्रचलित था उसके स्थान पर शासन तंत्र में परिवर्तन करके गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। जर्मनी है, वहाँ के गणतंत्र को वाइमर गणतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी की लोकसभा का पहला अधिवेशन जर्मनी का एक जो शहर है जिसका नाम है वीमर नगर में प्रारंभ हुआ था, तो वो वीमर से वाइमर हो गया। वर्साई की संधि को जर्मनी की जनता अपने राष्ट्र के लिए एक कलंकपूर्ण दस्तावेज मानती थी। उस संधि में हमने विद्यार्थियों किया भी था कि जर्मनी के साथ में बहुत बुरा व्यवहार वहाँ पर हुआ। जर्मनी के प्रतिनिधियों की सुनी भी नहीं गई, एक तरफा संधि उन पर थोप दी गई। इस संधि को वाइमर गणतंत्र की सरकार ने स्वीकार किया था एक मजबूरी में, लेकिन जनता ने इसको हृदय से स्वीकार नहीं किया और वहाँ की जनता में सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष वहाँ पर जन्मा, क्योंकि वाइमर गणतंत्र की सरकार ने वहाँ पर हस्ताक्षर किए तो जनता सरकार को दोषी मान रही थी। 1930 में दुनिया में एक और संकट आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वो था आर्थिक संकट, जिसको विश्व की आर्थिक मंदी कहा जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जर्मनी की आर्थिक स्थिति पहले से ही शोचनीय थी, परंतु इस आर्थिक संकट के कारण उनकी स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। इससे सरकार दिवालिया हो गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, बेरोजगारी की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया, वस्तुओं के भाव आसमान को छूने लगे, चारों तरफ हड़तालें और उपद्रव होने लगे। जर्मनी की प्रजातंत्रीय सरकार इस आर्थिक स्थिति को सुधारने में असफल रही, क्योंकि जर्मनी को विदेशों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसे समय में जर्मनी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम हिटलर, और उसके नेतृत्व में वहाँ का जो नाजी दल था उसने सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। हिटलर की बात करते हैं। नाजी दल के संस्थापक हिटलर का जन्म 1889 के अप्रैल के महीने की 20 तारीख को हुआ। ऑस्ट्रिया के एक साधारण परिवार में। उनके पिता चुंगी विभाग में सामान्य कर्मचारी थे
प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। उसने इस युद्ध में अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप जर्मनी की सरकार ने उसे आयरन क्रॉस नामक एक सम्मानित पुरस्कार दिया। आयरन क्रॉस। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय होने से मित्र राष्ट्रों ने उसे वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध की पराजय और वर्साय की जो कलंकित संधि है उसका बदला लेने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने नाजीवाद दल पर राष्ट्रीय समाजवादी दल की स्थापना की। बात करते हैं हिटलर और उसका नाजी दल। जर्मनी में नाजी दल का जन्मदाता वैसे तो डेक्स्टर नामक व्यक्ति था, जिसने 1919 में इस दल की नींव रखी। कुछ ही समय में श्रमिक और कुशल कारीगर काफ़ी संख्या में इस दल के सदस्य बन गए। धीरे धीरे जर्मनी के अन्य नगरों में इसकी ब्रांचेज खुल गई। हिटलर नामक जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, वह व्यक्ति भी इस दल का सदस्य बन गया। उसने 1920 में इस दल के प्रमुख कार्यक्रम की घोषणा की, जो कि निम्न प्रकार से है। उसने घोषित किया कि वर्साय की संधि का हम अंत कर देंगे। जर्मनी से जो उपनिवेश छीन लिए गए थे, वर्साय की संधि के माध्यम से जर्मनी के जो उपनिवेश छीन लिए गए थे, जर्मनी की जो भूमि छीन ली गई थी, उसको वापस करने की, पुनः प्राप्त करने की भी उसके अंदर कार्यक्रम में घोषणा हुई। अगला, जर्मनी को एक सूत्र में बांधकर विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने की भी घोषणा हुई। यह घोषणा भी हुई कि यहूदियों को जर्मनी से भगाना है। और अगली घोषणा बहुत महत्वपूर्ण, जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू करना। ये लक्ष्य नाजी दल ने अपने सामने रखे। और हिटलर ने जब इन कार्यक्रमों की घोषणा की तो डेक्स्टेलर, जो कि इसका जन्मदाता था, वो कहीं पीछे छूट गया और अब हिटलर इस दल का नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने लुंडेडॉर्फ के साथ मिलकर बवेरिया के गणतंत्रीय सरकार के विरुद्ध असफल विद्रोह किया। सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया और उसे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए उसने एक किताब लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, मीन कैंप, यानी कि मेरा संघर्ष। इस पुस्तक में उसने उसके जो विचार थे, खासकर नाजी दल के जो प्रोग्राम हैं, जो सिद्धांत हैं, कार्यक्रम और सिद्धांत, उनका उसने वर्णन किया। 1924 के बाद हिटलर के जो दल है, ये नाजी दल, इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। नाजी दल का जो प्रमुख केंद्र बना वो म्यूनिक, जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक। अब इस दल की शाखाएं संपूर्ण जर्मनी है उसके नगरों में खोली जाने लगी। 1924 का जो चुनाव हुआ जर्मनी में, उस चुनाव में 24 सदस्य इनके विजयी हुए, लेकिन बाद के चुनावों में इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1930 ईस्वी के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ टॉयनबी जर्मनी की यात्रा पर गया था। तब उसने कहा कि नाजी दल का जर्मनी की राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं है। लेकिन
1930 के बाद की जो आर्थिक मंदी आई, उसके बाद नाजी दल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब हम बात करते हैं हिटलर द्वारा सत्ता की प्राप्ति और अधिनायक बनना। 1932 में हिटलर तत्कालीन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग के खिलाफ राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हुआ, परंतु इस चुनाव में हिटलर की पराजय हुई। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति के पद से पराजित हिटलर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा। इस समय रिक्सटाग के चुनाव में 584 स्थानों से 196 पर नाजी दल के सदस्य विजित हुए। रिक्सटाग में जो चुनाव हुआ वहाँ पे 584 जो सीट थी उनमें से 196 नाजी दल की। नाजी दल ने रिक्सटाग के चुनाव में नेशनल कंजर्वेटिव दल से समझौता कर लिया था। इस तरह कुल मिलाकर 230 स्थान नाजी दल के हो गए। हिंडेनबर्ग ने हिटलर के स्थान पर दूसरे दल के नेता सलीचर को अपना चांसलर बनाया। अधिकार तो हिटलर का था, लेकिन बनाया राष्ट्रपति ने दूसरे को। राष्ट्रपति बनने के बाद हिंडेनबर्ग ने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वह बोहेमन सिपाही मेरे रहते हुए कभी भी जर्मन का चांसलर नहीं बन सकेगा। ये उसने एक शपथ ले रखी थी। मैं अधिक से अधिक उसे किसी उपनगरीय डाकखाने का पोस्टमास्टर बना सकता हूँ। ये एक खिल्ली उसने उड़ाई राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने। परंतु विद्यार्थियों, हिंडेनबर्ग जो राष्ट्रपति था उसकी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई, क्योंकि उसे 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर के पद पर नियुक्त करना पड़ा। इसका कारण यह था कि उसके द्वारा नियुक्त चांसलर सलीचर ने 8 महीने में ही त्यागपत्र दे दिया। हिटलर ने चांसलर बनने के बाद 1933 फरवरी महीने की 27 तारीख में चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव से पूर्व नाजी सरकार ने अपने विरोधियों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। 1933 के चुनाव में 647 स्थानों में से 288 स्थानों पर नाजी दल के सदस्य और 52 स्थानों पर इनके अलाइनमेंट, इनके जो घटक पार्टी हैं, वो इनके विजयी हुए। नई सरकार को 647 में से 340 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार नाजी दल को रिक्सटाग में बहुमत प्राप्त हो गया। रिक्सटाग ने 1933 में संविधान को स्थगित करके हिटलर को तानाशाही अधिकार प्रदान कर दिए। जो वहाँ की एक प्रकार की जो संसद है रिक्सटाग, उसने उसको तानाशाही अधिकार प्रदान। 1934 ईस्वी में जर्मनी के राष्ट्रपति जो हिंडेनबर्ग था उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात हिटलर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को एक कर दिया और उसका नाम राइक्सफ्यूहरर रखा। राइक्सफ्यूहरर। हिटलर ने इस पद को ग्रहण कर लिया। इस कार्य के लिए हिटलर ने जनमत संग्रहण करवाया। 90% जनता ने हिटलर के इस कार्य का समर्थन किया। इस प्रकार विद्यार्थियों, जर्मनी में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की समाप्ति हुई और तानाशाह का उदय हुआ। और अब हिटलर ने एक तानाशाह की तरह, एक अधिनायक की तरह शासन करना प्रारंभ कर दिया। बात करते हैं नाजी के उत्थान के कारण। पहला, वर्साय का अन्याय। नाजी दल के उत्कर्ष का पहला कारण वर्साय की संधि का अन्याय था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। वर्साय की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार किया, सभी जानते हैं आप।
उससे उसके उपनिवेश छीन लिए, निशस्त्रीकरण कर दिया, युद्ध हर्जाने के रूप में भारी रकम लाद दी गई। इस संधि की अपमानजनक शर्तों को जर्मनी ने बाध्य होकर स्वीकार किया था। यह संधि जर्मनी के लिए एक काला दस्तावेज था। इससे उसकी राष्ट्रीय भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा था। जर्मनी की जनता ने इस संधि को हृदय से कभी स्वीकार नहीं किया। वाइमर गणतंत्रीय सरकार वर्साय की संधि के अपमान को नहीं धो सकी। ऐसी स्थिति में मीनवाइल हिटलर ने जनता से यह वायदा किया कि वह सत्ता में आया तो वर्साय की संधि को रद्द कर देगा और जर्मनी से छीने गए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करेगा। ये जो इस प्रकार जर्मनी में हिटलर ने जो घोषणा किया, इस कारण से हिटलर बहुत लोकप्रिय हो गया, क्योंकि जर्मनी के लोग अपमान के मारे तड़प रहे थे और ऐसे में उनके जो दिलों में जो एक आवाज़ थी, एक जो शम्मा जल रही थी, उसको एक चिंगारी दिखाने का कार्य हिटलर ने किया। उस आवाज़ को अपनी आवाज़ हिटलर ने दी। अगला है प्रजातंत्र विरोधी। जर्मनी की जनता सदा से ही गणतंत्र प्रजातंत्र की विरोधी तथा सैनिक प्रवृत्ति की थी। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में स्थापित गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जब वाइमर गणतंत्र की सरकार वर्साय की संधि के अपमान का बदला लेने में असफल रही और इस बीच हिटलर हमारे सामने आता है, जर्मनी की जनता के सामने आता है और हिटलर वो सब करने को तैयार है जो एक आम सामान्य जर्मन चाहता है। इतिहासकार कैटलबी ने लिखा है कि जर्मनी के वृद्ध वर्ग ने बड़ी समंजसता में, युवा वर्ग ने उत्साह से उसे अपना नेता मानकर इस प्रकार स्वीकार किया कि वे उसकी तमाम बातों के शिकार हो गए। तो कहने का भाव विद्यार्थियों यहाँ पर यह है कि जो वर्साय की संधि से यहाँ पर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, गणतंत्र लागू किया, जर्मनी के लोगों का चरित्र और जो मिजाज है वो इस व्यवस्था के अनुरूप नहीं था और वो इस व्यवस्था को स्वीकार भी कर लेते यदि वाइमर गणतंत्र उनकी भावनाओं के अनुरूप सफलता प्राप्त कर लेता। उसने सफलता प्राप्त की नहीं तो प्रजातंत्र को जर्मन के लोगों ने डिसलाइक कर दिया। अगला है वाइमर गणतंत्र की असफलता, जिसके प्रमुख कारण विद्यार्थियों में बताता हूँ आपको। इसका जन्म एक तो जर्मनी की पराजय के समय हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। वाइमर गणतंत्र को जन्म के समय से ही वर्साय की अपमानजनक संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इस संधि पर हस्ताक्षर के कारण जनता में गणतंत्रीय सरकार के प्रति भयंकर असंतोष था। अगला, प्रजातंत्र में जो दल होते हैं उनमें आपसी एकता का अभाव रहता है, इसलिए जर्मन में कभी भी स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सकी। अगला, मुआवजा और अन्य प्रश्नों पर किए गए समझौते के विरुद्ध जनता में असंतोष था। वर्साय की संधि की बात हो रही विद्यार्थियों। और उसके अगला, वाइमर की जो गणतंत्र की विदेश नीति है वो कमज़ोर रही। इस कारण जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित नहीं कर सका। एंड लास्ट, यह जर्मनी सरकार की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकी। कौन? वाइमर गणतंत्र। और अमेरिका से ऋण लिया
आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ, परंतु क्षतिपूर्ति समस्या के कारण, मुआवजा चुकाने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह संभल नहीं पाई। अब बात करते हैं 1930 की आर्थिक मंदी की। 1930-31 में सारे विश्व में आर्थिक संकट छा गया। जर्मनी की आर्थिक दशा पहले से ही खराब थी। इस आर्थिक संकट के कारण उसकी आर्थिक दशा और शोचनीय हो गई। जर्मनी को इस समय विदेशों से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप उसके उद्योग धंधे चौपट हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए, रोजी रोटी की समस्या हो गई। ऐसे में हिटलर जनता के बीच में आता है और सभी को रोजी रोटी देने का वादा करता है। परिणाम स्वरूप हिटलर का नाजी दल जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया। तो नाजीवाद के उत्थान का एक बड़ा कारण विद्यार्थियों 1930 की आर्थिक मंदी भी है। नेक्स्ट है नाजी दल के आकर्षक कार्यक्रम। पहला, यहूदियों ने जनसाधारण को जो ऋण दिया था उसे हिटलर ने माफ करने का वादा किया, जिससे जनता प्रसन्न हो गई। जनता को जो लोन मिला था और वो लोन अब जनता को चुकाना नहीं पड़ेगा, जनता खुश। दूसरा, हिटलर ने कहा था कि वह श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति दिलवाएगा। तीसरा, साम्यवाद का विरोध किया जाएगा। चौथा, हिटलर पूंजीपतियों का समर्थक। पांचवा, उसने थोक व्यापारियों के लाभ को सीमित करने के लिए ऐसे प्रस्ताव रखे जिससे छोटे दुकानदार बहुत प्रभावित हुए। नेक्स्ट, हिटलर ने कहा कि बड़े बड़े फार्म हाउस हैं उनकी भूमि छोटे किसानों में बांट दी जाएगी। इससे किसान हिटलर के समर्थक बन गए। नेक्स्ट, हिटलर ने मुआवजा की राशि चुकाने का वायदा किया। तो ये जो हिटलर के लोकप्रिय कार्यक्रम थे, आम आदमी की पीड़ा को दूर करने वाले कार्यक्रम थे, इससे हिटलर उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। नेक्स्ट, यहूदी विरोधी प्रचार। हिटलर यहूदियों का विरोधी था, इसलिए उसने उनके द्वारा जनसाधारण को दिए गए ऋणों को माफ करने का वायदा कर लिया। इसके अतिरिक्त हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकालने का भी आह्वान किया, जिससे जो जर्मनी की जनता है उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने हिटलर का बहुत स्वागत किया। विशुद्ध आर्य रक्त का सिद्धांत। हिटलर ने आर्यों का उद्गम जर्मनी से बताया। उसके अनुसार केवल जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति ही शुद्ध आर्य थे। जो व्यक्ति जर्मनी से बाहर चले गए उसने उनको शुद्ध आर्य नहीं माना, क्योंकि वहाँ के निवासियों की लड़कियों से उन्होंने विवाह कर लिया था, इसलिए उनका रक्त अशुद्ध हो गया था, जैसा हिटलर कहता था। हिटलर मानता था आर्य जाति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति है और उसे शासन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। हिटलर जर्मनी जाति को विश्व की महान शक्ति बनाना चाहता था। नेक्स्ट, नाजी दल का संगठन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट दल, यही नाजी दल है, की स्थापना की। इस दल का मुख्य कार्यालय म्यूनिख में रखा। धीरे धीरे दल की शाखाएं जर्मनी के अन्य शहरों में भी खुल गईं। नाजी दल के प्रत्येक सदस्य को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। इस दल के सदस्य अपने नेता के आदेश का पालन आंख बंद करके करते थे। नाजी दल के सदस्यों का चिन्ह स्वास्तिक, जो हमारे भारत में भी है स्वास्तिक चिन्ह,
वो उनका स्वास्तिक। इस दल के सदस्यों को भूरे रंग की कमीज पहननी होती थी। वे स्वयंसेवक थे। इनका काम दूसरे राजनीतिक दलों की सभाओं में गड़बड़ी पैदा करना था। हिटलर ने ये जो अपनी सेना बनाई सेवकों की रक्षा के लिए, एक पुलिस दल का भी गठन किया। इस दल के सदस्य काले रंग की कमीज पहनते थे। वे काले रंग की कमीज पर सफ़ेद खोपड़ी का चिन्ह लगा के रखते थे। हिटलर ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम तथा सिद्धांतों का जो विस्तृत विवरण है वो अपनी पुस्तक मीन कैंप मेरा संघर्ष में किया है। नेक्स्ट, नाजी आंदोलन के नए तरीके। नाजी दल के सदस्यों ने चुनाव में नए नए तरीके अपनाए। हिटलर ने स्थान स्थान पर भाषण दिए और अपनी पार्टी के कार्यक्रम का जोर शोर से प्रचार किया। सभी स्थानों पर पोस्टर लगाए जिसमें नाजी दल के कार्यक्रमों का उल्लेख होता था। नाजी दल के सदस्य हथियार सहित प्रदर्शन करते थे। इससे हिटलर के विरोधी लोग भयभीत हो जाते थे। तो ये एक जो हिटलर ने नाजी दल को यूनिफॉर्म्ड दल का स्वरूप दिया और इस प्रकार की लोकप्रिय जो उन्होंने नारे दिए, उनका प्रचार प्रसार किया, वो एक नया अंदाज था उस समय जर्मनी में। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।